हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जो होने वाला है बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट। सबसे पहले ये बात आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डेवलप किसने की थी। ये डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी बाय द मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर साइंटिस्ट। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के बहुत सारे रिजल्ट्स यूज़ हुए हैं जो ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री या फिजिक्स में ही कहीं पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि एक तरह से हम अजम्पशंस कह सकते हैं। 3 टाइप्स की हम पढ़ने वाले। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग हम अजम्पशंस देखेंगे, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम मान के चलते हैं कोई भी रिजल्ट प्रूव करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कहा गया है कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स होते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं हमेशा। और वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जो आइडियल गैस का बिहेवियर ऐसा होता है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कोलिशन। ये कहते हैं कि जब भी 2 कोलिजन्स होती हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है। और 2 मॉलिक्यूल और वॉल्स ऑफ कंटेनर के बीच में जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल पाथ कवर करता है उस पाथ को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एंड नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग मोशन। ये जो मोशन है ये ग्रेविटी से अनअफेक्टेड रहता है मॉलिक्यूल्स का, और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करते हैं जो भी गैस मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हम गैस के प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वही सब प्रिंसिपल्स यूज़ करके हम यहाँ पे प्रेशर निकालने वाले हैं। हमें यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स लेना है जिसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसके बाद हमें एक मॉलिक्यूल रैंडमली कंसीडर कर लेना है जिसका मास स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी है c1। और अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे और इस वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट से ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये तीनों डायरेक्शन में x y z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जिसे हम u1 v1 और w1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हुए जो हमारी रियल वेलोसिटी है c1 स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगी u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर की। और कोलिजन के पहले हम मानते हैं कि x एक्सिस के अलॉन्ग हमारे उस मॉलिक्यूल का जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं उसका मोमेंटम था mu1। और जब उसका कोलिजन हो जाएगा किसी भी क्यूब के एक फेस के साथ तो वो रिवर्स हो जाएगा और चेंज इन मोमेंटम हम लेंगे वो 2mu1 आएगा। कुछ आप लोगों में से ये भी कहेंगे कि वो -2mu1 आएगा, बट माइनस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम जानते हैं कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उस फॉर्मूला से हमें टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स मिल जाएगा जो है 2L/u1। और L जो है वो हमारी लेंथ है क्यूब के साइड की। फिर हम x एक्सिस के अलॉन्ग फर्स्ट पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो निकालेंगे, जो आ गई है mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ऐसे ही अब हम एक पार्टिकल से ऐसे जनरल केस बना लेंगे कि x एक्सिस में सारे मॉलिक्यूल्स के कारण टोटल फोर्स कितनी लगेगी, तो उन सब की x डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा और m डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। इसी तरह हम y और z एक्सिस के अलॉन्ग भी सारे मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं निकाल लेंगे। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी क्वांटिटी का मीन या फिर एवरेज निकालने के लिए हमें सारी क्वांटिटीज़ को प्लस करना होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ करना होता है। तो अब हमें यहाँ पे मीन प्रेशर निकालना है, तो हमें प्रेशर अलॉन्ग x y एंड z एक्सिस का सम लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। उससे हमारे पास प्रेशर आ गया है और उस इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सारा मास ले लिया, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास बन जाएगा जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो हम इसे डेंसिटी की फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं। और यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस का, और ये प्रेशर का फार्मूला आपको याद रखना है, जिसको यूज़ करके हम चैप्टर के एंड में सारे गैस लॉज को डिराइव करने वाले हैं।
इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करें तो दोनों को यूज़ करके हम इसे डिफरेंट तरीक़ों से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। फर्स्ट मेथड कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। या सेकंड मेथड हमारा कहता है कि ये उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होते हैं जिनमें किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने फर्स्ट मेथड को यूज़ करके, आई मीन कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम। मोनो एटॉमिक गैस जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं मैक्सिमम, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 5 होती है। आप सोचेंगे कि 6 होनी चाहिए, बट आपको इसका एक डायग्राम बना के मैं दिखा रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ये हमारे प्लेन में ऐसे लाई करता है तो अगर ये ऐसे शेप में है तो इसका y कोऑर्डिनेट कॉमन हो जाएगा। अगर ये ऐसे शेप में है तो इसका x कोऑर्डिनेट कॉमन हो जाएगा। अगर ये ऐसे शेप में है तो इसका z कोऑर्डिनेट कॉमन हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट कॉमन हो रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसीलिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मैक्सिमम 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। ऐसे ही हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए करते हैं तो वो अगर लीनियर शेप में है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारा CO2 होता है, तो 7 हो जाएंगे, और अगर वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में तो 6 हो जाएंगी। और इन सब को देख के हम एक फार्मूला डिवाइस करते हैं कि F हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है इज़ इक्वल टू 3n-k। n है कि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, और k है कि उसमें कितने कॉमन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने जो सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से हम प्रूव करने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने वाले हैं। वो कहता था कि सिस्टम कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेज से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो एनर्जी जनरली मोशन से एक्वायर होती है। यहाँ पे हम 3 टाइप्स के मोशन देखेंगे, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, जो कि हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन आता है 2 एटम्स के या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, लेकिन हम यहाँ पे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। और ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, अब आप इनको 3 डायरेक्शन में स्प्लिट अप कीजिए और उसके बाद आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी और डायटॉमिक के लिए 5 आएंगी। वो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। आपके लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले दिया गया है, बट हम यहाँ पे इसे बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें पहले पढ़ना पड़ता है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सिस्टम में, तो पर मॉलिक्यूल सिस्टम के टोटल एनर्जी उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और एक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kT होती है। ये k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसे कुछ लोग KB भी लिखते हैं, आई मीन टू से ऐसे लिख देते हैं k के पैर में B, मतलब k सबस्क्रिप्ट B। इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इस लॉ को हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है मोनो एटॉमिक गैस का। और ये जो आपको यहाँ पे ऐसे सिंबल दिख रहा है ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है कि मेरे पास 1 2 3 का एवरेज है, तो मैं इसे एवरेज अपॉन 3 ना करने की बजाय इसे ऐसे लिख दूँ तो सबको अंडरस्टूड होगा कि 1 2 और 3 का एवरेज लेना है मुझे। तो इन सब इंफॉर्मेशन से हम फाइंड आउट करते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए एनर्जी होती है इक्वल टू 3/2 kT। T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम एक मॉलिक्यूल के केस को टोटल मॉलिक्यूल्स तक एक्सटेंड करेंगे और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूला से ही हम निकाल लेंगे अपने सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हम मानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए n × F हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू जो पर मॉलिक्यूल एनर्जी आ रही है, दैट इज़ ½ kT। और n और k का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा
n है वो हम एवोगैड्रो नंबर लेते हैं यहाँ पे Na, और k का जो प्रोडक्ट है मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है हमारे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल। इसीलिए टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारे सिस्टम की हाफ इंटू एफ इंटू आर इंटू टी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन फ्री पाथ। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हम एक मॉलिक्यूल को अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं और वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहा है, और जो सक्सेसिव कोलिजन्स है उसके बीच के पाथ को हम फ्री पाथ बोलते हैं, और कंडीशन रहती कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है मॉलिक्यूल की और स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता है। तो हम इसे λ1 λ2 बोल देते हैं। फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे पाथ्स हैं, हम उन्हें लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, λ1 λ2, और इसी तरह ये λ1 से λn तक चले जाएगा हमारा केस। और इसके बाद हम जनरल केस देखते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है, मीन के अंदर हम लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स उतनी ही होंगी जितने टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो लैम्डा बार मतलब हमारा मीन फ्री पाथ हो जाएगा इक्वल λ1 प्लस λ2 अप टू λn तक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो है हमारे n। अब हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं मीन फ्री पाथ के लिए। हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशंस देखनी है। हम मान रहे हैं कि हर जो गैस का मॉलिक्यूल है वो एक रिजिड स्फीयर है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, और उन सब का डायमीटर d है, और जिस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को और दूर ले जाइए और आपको ये जनरल केस मिलेगा कि अगर हमारा ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर d है तो ये उन सभी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जो इसके सेंटर से डिस्टेंस d पर है, मतलब इस इतना और नीचे से इतना, ऐसे ये दो लाइंस कवर अप कर लेगा, और ये उन सारे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करेगा जो एक सिलेंडर के अंदर लाई करते हैं, जिस सिलेंडर का जो रेडियस है वो d है। हम उस टोटल सिलेंडर की लेंथ l मान लेते हैं, और इसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है n। तो फिर हमें निकालने सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिलेंडर के वॉल्यूम से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर मिल जाएंगे। इसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, उसके अंदर हम इस वैल्यू को भर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास यहाँ मिल गई है लैम्डा बार इक्वल 1/π/n_d²। लेकिन हमने यह अजम्पशन ली थी कि हमारे बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में हैं, पर जनरली ऐसा नहीं होता है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते, तो उस केस में ये देखा गया है कि मीन फ्री पाथ √2 के फैक्टर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस फार्मूला को हम डेंसिटी की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जो चेंज करके आ गया है हमारे पास लैम्डा बार इक्वल m/√2 πd² रो। ये L नहीं है, ये रो है, मतलब डेंसिटी। और अगर 1 मोल आपके पास गैस है तो उसके लिए मीन फ्री पाथ की वैल्यू हो जाती है kT डिवाइडेड बाय √2 πd² P। P जो है वो गैस का प्रेशर है, K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके बाद हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने जा रही है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के रिलेशन को यूज़ करके कुछ रिलेशंस निकालने हैं। थोड़ी देर पहले हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसी की एप्लीकेशन है ये। और मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ये आ जाता है U, टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 R × T। और फिर यहीं से हमें इसका CV मिल जाता है, जो आता है 3/2 R, और हम अपना CP - CV = R, मतलब मेयर्स फार्मूला को यूज़ करके CP निकाल लेते हैं 5/2 R। और अब हम जानते हैं कि CP/CV को हम गामा से डिनोट करते हैं, जो आ गया 5/3। ऐसे डाई एटॉमिक गैसेस के लिए गामा आ गया 7/5। लेकिन अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशनल मोशन भी है तो फिर गामा की वैल्यू 9/7 आती है, क्योंकि इसके अंदर हमें वाइब्रेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड करना पड़ता है। इसके बाद पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए जनरल फार्मूला हमने बनाया है टोटल इंटरनल एनर्जी का, जो आ गया 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT। ये तो हमारे ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन के हो गए, और प्लस हम वाइब्रेशनल मोशन में मान रहे कि F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो वो आ गया
F KBT और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं या N से। CV के लिए है 3 + F × R और CP के लिए 4 + F × R। इसके बाद हम सॉलिड्स के लिए केस देख रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हम जानते हैं कि सॉलिड्स नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं, तो डेल्टा V की वैल्यू 0 आ जाएगी और डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा U के इक्वल आ जाएगी। तो इनके लिए C की जो वैल्यू होती है वो 3R के इक्वल आती है और वाटर के लिए C की वैल्यू 9R के इक्वल आती है। अब क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बीच में यहाँ पे कुछ जनरलाइजेशन लिखी है, इन्हें आपको खुद पढ़ना है ध्यान से, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चंस के क्लूज और आंसर्स मिल जाए यहाँ से। ये क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बीच डिफरेंस बताती है और हमारे क्लासिकल मतलब ओल्ड जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी लिमिटेशंस बताती है एक तरह से। अब हम आ गए हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज पे। हमने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत सारे गैस लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो उन सबको अब हम यहाँ पे डिराइव करने वाले अपनी काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करके। एग्ज़ाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में कि डिराइव दिस एंड दिस लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट हम बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे। आपको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है कि पहले आपको लॉ की स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद फिर आपको उन सबको डिराइव करके अच्छे से दिखाना है और लास्ट में हेंस प्रूव्ड वगैरह अच्छे से लिखना है। आप सब जानते हैं एग्जाम को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट किया जाता है। फर्स्ट लॉ हम डिराइव करेंगे बॉयल्स लॉ। तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने थोड़ी देर पहले प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था और जो आया था 1/3 mYv/c²। तो प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ डिवाइड में हम उसे प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। c जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, m है वो टोटल सिस्टम का मास है मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का मास है। और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो c² की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो हमारा मास है वो भी कांस्टेंट है और हमने वॉल्यूम को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया है PV = कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो होता है हमारा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। इसके अंदर भी हमें वही इक्वेशन प्रेशर की यूज़ करनी है और यहाँ पर हम टोटल मास को हम ब्रेक कर रहे हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना कि ½ mc² = 3/2 kT और हमने वो यहाँ पे फिलअप कर दिया है जिससे हमें मिल गया PV = nKT। और हम दोनों साइड्स को प्रेशर से टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा V/T = कांस्टेंट, दैट इज़ नथिंग एक्सेप्ट आवर चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट इज़ गे-लुसैक्स लॉ। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशंस देखने हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c², बट हमें ये भी पता है कि c² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से हमें मिल गया कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिससे हमारा प्रूव हो गया गे-लुसैक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर लॉज। तो यहाँ पे आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस लेनी है और वो गैसेस आइडियल होनी चाहिए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से हम दोनों गैसेस के लिए प्रेशर लिखेंगे और हम जानते कि वॉल्यूम इक्वल है तो प्रेशर भी दोनों गैसेस का इक्वल लगेगा और हम उनके लिए प्रेशर के फॉर्मूला के अंदर सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू फिलअप कर देंगे। और इसके बाद हम एक और रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि एट गिवन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ईच एंड एवरी गैस इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया ½ m1c1² = ½ m2c2²। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा n1 = n2, जिससे प्रूव हो गया हमारा एवोगैड्रोस लॉ। इसके बाद हम ड्राइव करने वाले हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि c² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिससे हमें मिल गया कि PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे जो है हमारे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन प्रूव हो गई है। के बाद है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ये लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब 2 गैसेस हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न या हम उनकी वेलोसिटी कह सकते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनकी डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट के। इसके बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में पूरे
डेरिवेशन के साथ और बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, और ये कहता है कि अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर जो कंटेनर की वॉल्स पे एग्जर्ट होगा वो उन सब प्रेशर का सम होगा जो गैसेस इंडिविजुअली एग्जर्ट करती हैं। अब हम आगे अपने लास्ट टॉपिक पर। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज दिए हैं, बस आपको उन्हें देखना है और न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। ये सारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से ड्राइव भी किए हुए हैं और उनका यूज़ करके हम इस इक्वेशन को ऑल्टर भी कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करेंगे, जो होती है सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऐड करके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना। इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम v के पैर में RMS लिख देते हैं। मतलब रूट मीन स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेना है, ऐड करना है और उसे टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और यहाँ से हमें दो रिजल्ट्स मिल गए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होती है और मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मास टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वो स्पीड होती है जो सैंपल के मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होने का मतलब ये नहीं कि वो वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। अब लास्ट आ गए हैं हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो रिलेशन का डेरिवेशन नहीं दिया है आपको, यहाँ पे से वैल्यू दिया और यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज़्यादा ग्रेटर होती है इन तीनों में, एंड इंटरमीडिएट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ द स्मॉलेस्ट। तो गाइज यहीं ख़त्म होता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपको ऑसिलेशंस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।